मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की गति कम हुई है। यह संख्या अब 7.5 दिनों में दोगुनी हो रही है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना से इस लड़ाई के दौरान निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज़ सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुआ और शायद इसी वजह से यह संगठन जिसके नाम पर गतिविधियों से अब तक देश के अधिकतर लोग अनजान थे, आज उनका नाम और उनकी करतूतें देश की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम आदमी की जुबां पर है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं निकाला जाए कि तबलीगी जमात के अस्तित्व से दुनिया अनजान थी। विश्व के अनेक देशों की खुफिया एजेंसियों की नज़र काफ़ी पहले से ही इन पर थी। काफ़ी पहले से ही इन पर विभिन्न देशों में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में परोक्ष रूप से शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इस पर अल-कायदा, हरकत उल मुजाहिदीन, तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए युवाओं को भर्ती करने के आरोप हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी स्टेटफोर्ड ने जब 9/11 के हमले की जांच की थी तो इस जांच की आंच तबलीगी जमात तक भी पहुंच गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों को परोक्ष रूप से मदद करने के आरोपों के बावजूद इस जमात की जड़ें विश्व के लगभग 150 देशों तक फैली हैं। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि सऊदी अरब और ईरान जैसे मुस्लिम मुल्कों में इसे प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद भारत में इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना तो दूर की बात, बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली के भीतर भारत सरकार की नाक के नीचे ही इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। जब तक कानूनी रूप से यह सिद्ध नहीं होता कि तबलीगी जमात के आतंकवादियों से किसी प्रकार के संबंध हैं या नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन कोरोना संकट के इस काल में तबलीगी जमात के लोगों के विवादित आचरण पर तो किसी प्रकार की असहमति का प्रश्न नहीं उठता, चाहे वो सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाना हो या स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हो या पुलिस कर्मियों पर पथराव और हिंसा का तांडव हो या फिर जगह जगह थूकना अथवा ऐसे क्रियाकलाप करना जिससे यह बीमारी फैले। वैसे तबलीगी जमात के मौलाना साहब का वीडियो सामने आने के बाद तबलीगी जमात के लोगों के इस आचरण पर ज़्यादा आश्चर्य करने का औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन इंसानियत के दुश्मन ऐसे लोगों पर सरकार का कठोर कार्रवाई करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी दिखाना आश्चर्यजनक लगता है। ऐसे संगठनों पर कार्रवाई न कर पाने की सरकार की अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं मजबूरियों से समाज के भीतर से विद्रोह के स्वर भी उपजते हैं। तबलीगी जमात के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देश के मुस्लिम समाज के भीतर से ही जमात के विरोध में आवाज़ें उठने लगी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने तबलीगी जमात की गतिविधियों के चलते उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का कहना है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक जमात है। यह मुसलमानों का ऐसा समूह है जो पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रचार के नाम पर मुसलमान युवाओं को कट्टरपंथी बनाता है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि जमात ने देश विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया है, जबकि बरेली की दरगाह आला हजरत ने सरकार से तबलीगी जमात पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। शिया धर्मगुरु भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फिल्म उद्योग से जुड़े विभिन्न मुस्लिम चेहरे जैसे अब्बास टायरवाला और सलमान खान भी जमातियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और देश के हर मुसलमान को घर पर ही नमाज पढ़ने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन अब रमज़ान के महीने और तबलीगी जमात के इतिहास को देखते हुए पूर्व कांग्रेस नेता मौलाना आज़ाद के पौत्र फिरोज वक्त को, जो कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लॉकडाउन की तारीख 24 मई तक बढ़ाने की मांग करते हुए देश भर में मुसलमानों का द्वारा स्वास्थ्य एवं पुलिसकर्मियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा भी मांगी। इससे स्पष्ट है कि तबलीगी जमात इस देश के मुसलमान की पहचान नहीं है, क्योंकि तबलीगी जमात
का आतंकवाद कनेक्शन है या नहीं यह तो बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि कट्टरता को बढ़ावा देना उसका मकसद ज़रूर है। और जहाँ कट्टरता आती है वहाँ उदारता का आसमान छोटा हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। सोच के साथ पहचान भी संकुचित हो जाती है, क्योंकि सोच ही विचार बनाती है। यह विचार ही शब्दों का रूप लेते हैं। यह शब्द हमारा व्यवहार बनाते हैं, हमारी आदतें बनाती हैं। यही आदतें हमारा चरित्र बनाती है और अंत में यही चरित्र हमारी नियति। अतः यह समझना जरूरी है कि तबलीगी जमात ने अपनी यह पहचान देश विरोधी गतिविधि वाले चरित्र से स्वयं बनाई है, और यह पहचान इस देश के हर मुसलमान की कदापि नहीं हो सकती। इस देश के मुसलमान की पहचान तो असाफुल्लाह खान, अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान जैसे नाम हैं, जिनके बिना हिंदुस्तान वो नहीं होता जो आज है। इसलिए आज जब भारत आगे बढ़ रहा है और 21वीं सदी की बातें कर रहा है, विश्व में एक मुकाम हासिल करने के ख्वाब देख रहा है, तो वहाँ कट्टरता और संकीर्णता की कोई जगह नहीं हो सकती। आज मुस्लिम समाज ही नहीं, देश को भी आवश्यकता है ऐसे पढ़े लिखे युवा मुस्लिम नेतृत्व की, जो उदारवादी होने के साथ साथ आधुनिक समय की परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाते हुए सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष के रूप में इस्लाम का सही स्वरूप देश और दुनिया के सामने लाए। साभार डॉक्टर नीलम महेंद्र, लेखिका, वरिष्ठ स्तंभकार। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।